जय हिंद साथियों, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। और हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं और लगातार आप सभी के लिए बहुत ही शानदार कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। साथियों, आज देखना है कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते। 40 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ और आपको मज़ा आएगा। इन क्वेश्चनों में आपको ऐसा प्रतीत होगा कि सर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर कंटेंट आप सभी के लिए है। ठीक है, जिसमें बॉटनी जूलॉजी दोनों को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं और लगातार आपके लिए प्रतिदिन ये क्लास प्रोवाइडेड किए जा रहे हैं हम लोग। तो आप लोग जो है, जो भी साथी अभी अभी जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हमारे सारी क्लासेस और सारे वीडियोस आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है जरा इसे समझते हैं और इसकी डिटेल पूर्वक जानकारी भी थोड़ी थोड़ी हम आपको जो है बताएंगे। बोला क्या गया है, बोला गया है कि निम्न में से कौन से लक्षण विकिरण जो है सिकनेस को इंगित करते हैं। लाल व छाले युक्त त्वचा, मितली आना व बालों का टूटना, मितली आना व रक्त अल्पता, या फिर छालेदार त्वचा, मितली आना, बालों का टूटना। तो चलिए देखते हैं कौन सा साथी सबसे पहले सबसे फास्ट आंसर कर पाएगा। तो साथियों नोट डाउन करना है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर डी है ना, क्या छालेदार त्वचा, मितली आना और बालों का टूटना, ये जो है इसके लक्षण होते हैं। क्या होते हैं साथियों? इसके लक्षण होते हैं। तो ये आपको नोट करके रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि आपका घट सर या आपका रोहिणी का कारण होता है। पोषद ऊतकों में मृत जीवाणु कोशिकाओं द्वारा जो है विषों का स्त्रावण, पोषद ऊतकों में जीवित कोशिकाओं द्वारा विषों का स्त्रावण, पोषद शरीर द्वारा अत्यधिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया दिखाना और पोषद ऊतकों में विषाणुओं द्वारा विषों का स्त्रावण। सभी लोग नोट करिएगा, ठीक है। सभी साथी नोट करिएगा आपका आंसर क्या होने वाला है। साथियों आप लोग नोट करिएगा जिन साथियों ने आंसर ए किया है। क्या साथियों? कि पोषद ऊतकों में मृत जीवाणु कोशिका द्वारा विषों का स्त्रावण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। बोला क्या गया है, निम्न में से कौन सा एक ओपिएट मादक तत्व है। क्या है? निम्न में से कौन सा एक ओपिएट मादक तत्व है। देखिए, बारबीटूरेट या फिर मॉर्फिन, या फिर होगा आपका एम्फीटेनिन्स, या फिर आपका एलएसडी। तो क्या आंसर होगा? तो साथियों सभी को नोट करना है कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मॉर्फिन हो जाएगा, ठीक है। ओपिएट जो है मादक द्रव मॉर्फिन होता है और ये क्या करता है, ये दवाइयाँ मस्तिष्क की क्रियाविधि से क्या करता है, संधमित करता है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बोला गया है कि रासायनिक रूप से एक एंटीबॉडी होती है। रासायनिक रूप से एक एंटीबॉडी होती है। लिपिड, न्यूक्लियोप्रोटीन, या फिर प्रोटीन, या फिर लिम्फोप्रोटीन। क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों रासायनिक रूप से एक जो है एंटीबॉडी जो होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी कहते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी कहते हैं, वह क्या करता है, वृहद प्रोटीन होता है। तो जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो क्या, प्रोटीन बन जाएगा। क्या क्या आंसर होगा? प्रोटीन इज़ द राइट आंसर। अगर आप सभी लोगों का प्रोटीन आंसर आ रहा है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है और आप लोगों ने नोट कर पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। क्या बोला है कि किसी आपका एलर्जन के प्रति संवेदनशीलता का कारण क्या है। क्या बोला है? प्रति संवेदनशीलता का कारण क्या है। तो देखिए, प्रतिरक्षी क्रियाविधि की कार्यात्मक में विचलन होना, चारों ओर के तापमान में वृद्धि होना, व्यक्ति की आयु और भोजन प्रतिकृति। तो आप लोग नोट करिएगा जो आपका राइट आंसर होगा, किसी
एलर्जन के प्रति संवेदनशीलता का कारण होता है प्रतिरक्षी क्रियाविधि की कार्यात्मक, ठीक है, में विचलन आना। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय और आपका औषधीय पादप होता है? तो सेकेरम ऑफिसिनेरम या फिर राउ वॉल्फरिया आपका सेरेंटिना, क्या होगा? तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा सेरमपेंटिना ही आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, क्या सभी साथियों ने लगा पाए? क्या साथियों क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना है और शेयर जरूर करना है, ठीक है, ताकि हमारा मोटिवेशन लगातार आपके समक्ष जो है ऐसे ही बना रहे, ठीक है ना। देखिए, निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज की एडवर्ड जेनर ने या फिर आपका एमिल वॉन बेहरिंग ने, रॉबर्ट कोच ने या लुइस पास्चर ने की है? तो देखिएगा सभी साथी ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज आपका एमिल वॉन बेहरिंग ने की। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो देखिए, रेट्रोवायरस को मनुष्य में कैंसर कारक समझा जाता है, क्यों समझा जाता है? तो जरा आप लोग क्वेश्चन के ऑप्शंस पर गौर करना, ठीक है साथियों। प्रतिगामी ट्रांसक्रिप्टेज के लिए जीनों को ले जाते हैं, अपनी जीनोम में कोशिकीय प्रोटोजोआंसिस को ले जाते हैं, अपनी जीनोम में वी ऑन्कोजिन्स को ले जाते हैं, या एक रज्जुक आरएनए को अपने आनुवांशिक पदार्थ के रूप में ले जाते हैं। तो साथियों बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा? तो साथियों सभी साथी नोट करिएगा, आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि इन जो है अपने जीनोम में कोशिकीय प्रोटोजोआंस को ले जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। बोला है कि निम्न में से कौन सी बीमारी एलर्जिक प्रतिक्रिया के कारण जो है होती है? ग्वाइटर रोग या फिर त्वचा का कैंसर, आपका है बुखार, या फिर होगा आपका एंटेरिक बुखार? बता जाइए जरा। तो देखिए साथियों आपका जो राइट आंसर होगा है बुखार। दी गई बीमारियों में से है बुखार, जिसे हम लोग है फीवर कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या राइट आंसर होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि रुधिर कैंसर को कहा जाता है। क्वेश्चन में बोला गया है रुधिर कैंसर को कहा जाता है आपका ल्यूकेमिया, थ्रोम्बोसिस, या फिर हीमोलाइसिस, या फिर हीमोफीलिया। तो रुधिर कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया कहा जाता है। और इस रोग में रुधिर में आपका ल्यूकोसाइट्स मतलब श्वेत रुधिराणुओं की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है। किसमें? श्वेत रुधिराणुओं में क्या हो जाती है? अनियंत्रित रूप से वृद्धि हो जाती है। और यह हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार होता है। कैसा होता है? यह आनुवांशिक विकार होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकोटीन एक जो है उत्दीप की तरह कार्य करता है क्योंकि यह अनुहरण करता है। क्या बोला गया है? जरा ध्यान दीजिएगा। निकोटीन एक उद्दीपक की तरह कार्य करता है क्योंकि यह अनुहरण करता है। देखिए, थायरॉक्सिन के प्रभाव का, एसीटोकोलिन के प्रभाव का, या फिर एस्टिरोन के प्रभाव का, या फिर जो है
डोपामाइन के प्रभाव का? क्या आंसर हो जाएगा? तो निकोटीन एक जो है क्या होता है, उद्दीपक कार्य करता है। निकोटीन क्या करता है, एक उद्दीपक कार्य करता है। और निकोटीन एवं एसिटोकोलिन दोनों ही रसायनों में क्या होते हैं, समान रिसेप्टर्स निकोटीन के रूप में कार्य करते हैं। तो साथियों जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा बी आंसर, ठीक है ना। एसिटोकोलिन के प्रभाव का, समझ पा रहे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है बताइए। डेंगू बुखार, अरबो वायरस, प्लेग, यार्सिनिया पेस्टिव या फिर सिफिलिस, ट्राइचूरिस, ट्राइचीरिया, मलेरिया। बताइए जो सही जोड़ी नहीं मिलान है, मतलब सही मिलान ही नहीं है। तो साथियों सी का बिल्कुल सही मिलान नहीं है, बाकी सभी सही है। ओके, सिफिलिस रोग जो होता है आपका, वो होता है आपका स्पाइरोकीट बैक्टीरिया से, समझ रहे। चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्या है, निम्न में से कौन सा कैंसर सरकोमा कहलाता है? आपका इपीथीलियम ऊतक, मीसोडर्म ऊतक, रुधिर या फिर एंडोडर्म ऊतक, क्या हो सकता है? तो साथियों नोट करिएगा, कौन सा मीसोडर्म की बात करें तो मीसोडर्म ऊतक का कैंसर सार्कोमा कहलाता है। क्या कहलाता है? नोट करिएगा, सार्कोमा कहलाता है। ओके, तो सभी साथी नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी मीसोडर्म ऊतक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट पर चर्चा करेंगे, देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े पैमाने पर, क्या है, बड़े पैमाने पर अंग प्रतिस्थापना की बाधा का कारण क्या है? अंग दानकर्ताओं की कमी, शरीर द्वारा बाहरी पादपों का त्याग कर देना, धार्मिक सोच और प्रभावी शल्य तकनीकों का अभाव। क्या होगा बताइए ज़रा। तो साथियों बी आंसर आपका करेक्ट होने वाला है कि बड़े पैमाने पर अंग प्रतिस्थापन की बाधा का कारण शरीर द्वारा बाहरी त्याग कर देना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आ रही है समझ साथियों, चीज़ें समझ आ रही है तो सेशन को शेयर करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। बोला है कि प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग लेने वाली कोशिकाएं हैं एरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स या फिर इओसिनोफिल्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। क्या आंसर होगा? तो दिए गए जो है कोशिकाओं में से लिम्फोसाइट्स, कौन साथियों? लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स जो है कोशिकीय प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग लेते हैं, समझ रहे हैं, इसमें यह भाग लेते हैं। और इसी प्रकार यह श्वेत रुधिराणु के दो प्रकार, जो आपका टी लिम्फोसाइट्स और साथ में बी लिम्फोसाइट्स, कौन कौन से? एक तो टी लिम्फोसाइट्स और एक है बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो यह प्रतिरक्षी जो क्या करते हैं, प्रतिरक्षा के अंतर्गत कार्य करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आंसर देख लिया आप लोगों ने, ऑप्शन नंबर बी होगा लिम्फोसाइट्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। बोला है कि अफीम युक्त निद्राकारी है, भांग है, चरस है, हीरोइन है या निकोटीन है? तो आपको नोट करना है साथियों, हेरोइन है। क्या आपका हेरोइन जो होती है यह अफीम युक्त निद्राकारी मादक पदार्थ है। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लिया होगा। नेक्स्ट पर चर्चा करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया परजीवी के
जीवन चक्र का वह भाग जो मादा एनाफिलीज से संपन्न होता है उसे क्या कहते हैं? आपका लैंगिक जीवन चक्र, पूर्व रुधिर साइजोगोमी, बाह्य रुधिर जो है साइजोगोमी या पश्च लाल रुधिर कण साइजोगैमी। क्या आंसर हो सकता है? तो प्लाज्मोडियम जो है क्या है? वाइवेक्स का लैंगिक जीवन चक्र मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। क्या होता है ये आपको पता है, तो क्या होगा? लैंगिक जीवन चक्र। क्या होगा? लैंगिक जीवन चक्र। ओके, सभी साथी कर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। अफ्रीनिद्रा बीमारी किसके कारण होती है? अफ्रीकन निद्रा बीमारी किसके कारण होती है? ये एक क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया है। तो देखिए, अफ्रीकन निद्रा रोग का जो है अविकल्पी परजीवी क्या होता है आपका? तो जो है ट्रिपोसोमा आपका गेम्बिस के द्वारा होता है। तो जो है यह जो है लगोसिक जो है पेलिस द्वारा छोड़े गए जो है ट्रिप्नोसोमा गेम्बिस के कारण होता है। साथियों, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैलिग्नेट टरीसियन मलेरिया परजीवी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम जो है वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल या फिर प्लाज्मोडियम जो है मलेरी। क्या हो सकता है? तो मानव में अन्य मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ परजीवी तथा इसके वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही शानदार सा, कि काला ज्वार व ओरिएंटल सोर फैलाए जाते हैं घरेलू मक्खी द्वारा या फिर खटमल द्वारा, रेत मक्खी या फिर आपका फल मक्खी द्वारा? तो कालाजार, ओरिएंटल सोर दोनों हैं रेत मतलब बालू मक्खी द्वारा फैलाए जाते हैं। आपका क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या? और इस मक्खी से क्या लिस्मानिया डोनोवानी जो प्रोटोजोआ नामक परजीवी भी पाया जाता है इसके अंदर? तो बिल्कुल साथियों, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पर चर्चा करेंगे, क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया बुखार किसकी मुक्ति से जुड़ा हुआ है? क्रिप्टोमिरोजाइट्स, मिरोजाइट्स या ट्रिफोजाइट्स? तो क्या आप लोग बताइएगा, क्या आंसर मिरोजाइट्स होगा? ओके, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्या ऑप्शन नंबर सी होगा? चलिए, चीज़ें समझ में आई क्या? एक बार मुझे सारे साथी थम्स अप करके बता देंगे क्या चीज़ें समझ आ रही है। ऐसे ही लगातार आपके लिए 40-50 क्वेश्चन हम ला रहे हैं साथियों, और पूरे क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप लोग प्लेलिस्ट देखिएगा, सारा जो है चीज़ें आपको बहुत ही बेहतर मिलेगी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेगा, अनेक कोशिकाओं के अग्रपाद की जो है अस्थि संरचना में समानता किसका कारण होता है? तो अनेक कशेरुओं के जीवन में जो अग्रपाद की अस्थि संरचना में समानता जो है समजातता के उदाहरण होता है। किसका? समजातता का उदाहरण होता है आपको इसके अंतर्गत मानव। ठीक है साथियों, मानव है, चमगादड़ है, कबूतर है, ठीक है, चीता है, ये सभी आते हैं, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, निम्नलिखित अपसारी विकास के उदाहरणों से गलत विकल्प का चयन करिए। तो चमगादड़ मानव एवं चीता का मस्तिष्क है, चमगादड़ मानव एवं चीता का जो है हृदय है, मानव चमगादड़ एवं चीते के अग्रपाद, या फिर डी की बात करें तो आपका ऑक्टोपस चमगादड़ एवं मानव की आँख।
क्या आंसर है? तो साथियों समजात अंग जो है अपसारी विकास के परिणाम है और इस अंगों की मूलभूत संरचना समान होती है। क्या होती है? समान होती है। तो ये ध्यान रखना है। अगर आप सभी लोग जो आंसर कर पा रहे हैं कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा साथियों? आपका ऑक्टोपस, चमगादड़ और मानव की आँख, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा साथियों। काफ़ी कम ही लाइक आप लोग करते हैं, तो थोड़ा मोटिवेशन के लिए थोड़ी लाइक वाइक कर दीजिए करें। देखिए होंगो डी वृक्स के अनुसार क्या बोला है? होंगो डी वृक्स के अनुसार विकास की क्रियाविधि किस प्रकार होती है? विकास की क्रियाविधि किस प्रकार होती है? लैंगिक दृश्य प्रारूप जो है परिवर्तन, सॉल्टेशन, बहुवर्ण जो है उत्परिवर्तन, या फिर लघु उत्परिवर्तन? बताइए जरा सभी साथी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता भी सकते हैं। तो आपका होंगो डी वृक्स की बात करें, होंगो डी वृक्स की बात करें तो इसके अनुसार विकास की क्रियाविधि स्टेज आपका सॉल्टेशन होती है, और आप लोग बहुत ही बढ़िया आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी। साथियों मार्क्स कितने आ रहे हैं वो जरूर से आप लोग थोड़ा सीरियस होके, बी सीरियस, बी फोकस, और थोड़ा कमेंट्स करके बता दिया करें कि सर हमने जो भी 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लगाया है हमें इतने क्वेश्चन सही हो रहे, ताकि एक एवरेज बन सके आपका कि हाँ हमें जिस चीज़ में कमी है वो कमी को हम लोग पूरा करें। तो दिशात्मक बोला है कि अधिक दूध देने वाली गायों को प्राप्त करने के लिए किया गया कृत्रिम वर्ण क्या दर्शाता है? जो है स्थायी कारक वर्ण, क्योंकि यह जनसंख्या में इस लक्षण का स्थायीकरण करता है। दिशात्मक वर्ण, यदि यह लक्षण मध्य को एक दिशा में क्या करता है? ढकेल देता है। चलिए तो ऑप्शन विभिन्न विभिन्न है और आंसर आपका एक ही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, कि यह दिशात्मक वर्ण, क्योंकि यह लक्षण क्या है? माध्य को एक दिशा में क्या करता है? ढकेले रखता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समवर्ती संरचना किस कारण उत्पन्न होती है? अभिसारी विकास, साझा वंश परंपरा, स्थिरकारी वर्ण, या अपसारी विकास के? तो साथियों नोट करिएगा चीज़ों को कि समवर्ती संरचना की बात करें तो यह अभिसारी विकास के फलस्वरूप ही उत्पन्न होती है। किसके द्वारा? अभिसारी के द्वारा। ठीक है, चलिए क्या आंसर होगा साथियों? क्या अभिसारी विकास आपका आंसर होगा क्या? चलिए क्या भाई साहब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा क्या? जी हाँ साथियों बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। चलिए कौन सा सही है? ये ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही पूछा जाता है। तो देखिए जीवन के उत्पत्ति के संदर्भ में दो कथन आपको दिए गए हैं। दोनों कथन में से कौन सा कथन जो है सही होगा यह बताना है। कि पृथ्वी पर प्रकट होने वाली आरंभिकता जीव हरे नहीं थे और यह संभवतया अवायवीय थे। बिल्कुल सही है। प्रथम प्रकट होने वाले स्वपोषी जीव स्वपोषी थे जिन्होंने ऑक्सीजन का उत्सर्जन नहीं किया है। बिल्कुल साथियों आपका जो राइट आंसर आएगा दोनों ही सही है। ऑलरेडी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न संरचनाओं के या निम्न संरचनाओं से कौन सी संरचना पक्षी है? तो सलभ का पंख, या फिर बी की बात करें खरगोश का पश्चपाद, व्हेल का पंख, या सार का पृष्ठ पंख? क्या आंसर है साथियों? तो बच्चा नोट करिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है व्हेल का पंख। क्या होगा? व्हेल का पंख आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या सभी साथी आंसर कर पाए? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। अनुवांशिक विचलन मतलब आपका अपवाह का कहाँ होता है? मंद रूप से जननीय समष्टि, छोटी विलगित समष्टि, बड़ी विलगित जो है समष्टि, या फिर अजननीय समष्टि? क्या आंसर हो सकता है?
तो साथियों सभी लोग नोट करिएगा, आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा कि जिन अपवाहन, ठीक है, बात किसकी चल रही है अभी, अपवाहन किसकी, जिन, जिन मतलब आपका आनुवंशिक विचलन की बात चल रही है, ठीक है। तो यह जो है यह संकल्पना जो है किसने दिया था, तो यह हार्डी विनबर्ग ने दिया था, ओके, जो कि छोटी विलगित स्पष्ट समष्टि होगी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। हार्डी विनबर्ग समीकरण में जो है विषम युग्मजीय व्यष्टि की जो है प्रायिकता का निरूपण किससे होता है, तो ये होता है आपका 2pq से। किससे होता है, 2pq से होता है। तो नोट करिएगा, आपका जो आंसर होगा सी होगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सभी साथी सेशन को शेयर भी करना है, ठीक है, मज़ा आ रहा है भाई साहब, तो सेशन को शेयर तो करने की बनती ही है। तो चलिए देखते हैं कितना साथी सेशन को शेयर कर पाता है भाई साहब। आदि मानव से अभिनव मानव तक मानव विकास का कालानुक्रमित क्रम क्या होगा, क्रम क्या होगा। तो देखिए आपका क्रम की बात करें तो रामापिथोकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलिस और होमो इरेक्टस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखिए, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवन की उत्पत्ति में घटनाओं का सही अनुक्रम है। आदि जीवी का निर्माण, कार्बन मोनोमरों का संश्लेषण, कार्बन पॉलीमरों का संश्लेषण या डीएनए पर आधारित अनुवांशिक जो है तंत्रों का निर्माण, क्या होगा। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बन जाएगा, मतलब क्रम में जो बनेगा, पहले आएगा आपका, फर्स्ट आएगा कार्बनिक मोनोमरों का संश्लेषण, सेकेंड की बात करें तो कार्बनों का पॉलीमरों का संश्लेषण सेकेंड में आएगा, ठीक है। थर्ड की बात करें तो ये आगा जो है आदि जीवी का निर्माण थर्ड, और फोर्थ की बात करें तो आपका अनुवंशिकता पर आधारित, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। औद्योगिक प्रतीक जो है कृष्णता का उदाहरण होता है, तो क्या होगा उदाहरण। औद्योगिक अतिकृष्णता प्राकृतिक वरण का उदाहरण होता है, और यह प्राकृतिक वरण का ही उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या होगा साथियों, अगर आप सभी साथियों का ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, और आपने बहुत ही अच्छा आंसर कर पाया होगा। पक्षी के पंख और कीट के पंख होते हैं, तो बहुत ही बढ़िया समझात होंगे क्या, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है कि पक्षी के पंख और कीटों के पंख अनुरूप संरचना होती है, और यह जो है संतृप्त विकास को दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, यह अनुरूप संरचनाएं हैं और यह संतृप्त विकास को दर्शाते हैं। बी आंसर करेक्ट है। क्या होगा, बी आंसर करेक्ट है, ये आपको नोट करके रखना है। निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम मस्तिष्क धारिता थी, सबसे कम मस्तिष्क धारिता थी, तो होमो इरेक्टस की, या होमो सेपियंस की, या होमो जो है निएंडरथैलिसिस की, या फिर होमो चलिए हैबिलिस की। तो क्या होगा जरा आप लोग बताएंगे, तो राइट आंसर होगा होमो हैबिल्स की सबसे छोटी मस्तिष्क धारिता थी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठोको होमो हैबिलिस की ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बोला गया है कि हार्डी विनबर्ग साम्यावस्था समष्टि से में नहीं पाई जाएगी, क्यों, तो यह जो है वेस्टिया वर्णात्मक रूप से संभोग करेगी। बिल्कुल ये आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए साथियों, बोला है कि बिल्ली और छिपकली के अग्रपाद चलने, वैल के अग्रपाद तैरने और चमगादड़ के अग्रपाद उड़ने के लिए होते हैं, ये उदाहरण है। तो एक आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है, और साथियों शेयर भी करना है।